Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to Definite Success पाठशाला। और जैसा कि हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम को बहुत अच्छे समझ चुके हैं, तो अब बारी आती है ये चेक करने की कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए कंप्लीट एक्सरसाइज जो गिवन है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर पोएम इन योर एनसीईआरटी बुक उनको डिस्कस करने की। तो यस, मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, यहाँ से बोल सकते हो कंप्लीट एक्सरसाइज की। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए, so what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? सब कुछ पूछ लिया, चार लाइन की पोएम थी, 4 लाइन क्वेश्चन में पूछ लिया उन्होंने। चलिए, तो व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किसको है, जैसा कि हमने पोएम में भी समझा था, यहाँ पे डस्ट धूल मिट्टी की बात नहीं कर रहा है बेटा। डस्ट यहाँ पे बात हो रही है फ्लेक्स की, स्नो की, जो बर्फ के जो फ्लेक्स होते हैं उनकी बात करी जा रही है। आप देखते हो स्नोफॉल होती है जो कॉटन जैसी उड़ती है हवा में, उसी की बात करी जा रही है जो पूरी हेमलॉक ट्री पे बिछी हुई थी। और जैसे ही क्रो वहां से फ्लैप करता है अपने विंग्स को, वो जो फ्लेक्स ऑफ स्नो, वो डस्ट ऑफ स्नो, वो हमारे पोएट पे गिर जाती है और उनका मूड अच्छा हो जाता है। सो What does the poet say has changed his mood? तो पोएट क्या बोलते हैं, उनका मूड कैसे चेंज हुआ? जब वो क्रो हेमलॉक ट्री से वो डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट पे गिराते हैं, तो वो कहते हैं पोएट कि इससे उनका मूड चेंज हो गया और उनका जो बचा कुचा दिन था एटलीस्ट वो उन्होंने सेव कर लिया टू गेट इट रीड, क्योंकि नहीं तो वो भी दिन बर्बाद हो जाता। वो इतने उदास थे, दुखी थे, परेशान थे और घर से निकल जाते हैं। जब हम घर पे इरिटेट हो रहे होते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं होता, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं, तो हम घर से निकल जाते हैं सुकून शांति के लिए। और ऐसे ही हमारे पोएट घर से निकल जाते हैं और सुकून से पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। और जब वो वहाँ खड़े होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, उसके ऊपर पूरी डस्ट ऑफ स्नो फ्लेक्स पूरे थे, थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई होगी। और जैसे ही क्रो वहाँ पे बैठा हुआ था, हमारे पोएट ने सब नोटिस नहीं करा, बट जैसे ही क्रो वहाँ से उड़ने लगता है तो वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो गिर के पोएट पे आ जाती है और उनका मूड सडन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या बताया है, पावर ऑफ नेचर, कुदरत में कितनी शक्ति है। जिन चीज़ों को हम बैड ओमेंस बोलते हैं, सुपरस्टिशियस, इट इज़ ऑल इन माइंड। ये हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि यार ये कैट है, ब्लैक कैट है, तो यार अब तो कुछ अपशगुन होने वाला है, अरे यार इसने रास्ता काट लिया, अब तो बहुत बुरा, अरे कौवा घर में क्या करने लग गया, अब तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, इट इज़ ऑल ब्यूटी ऑफ नेचर, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। हमें थैंकफुल होना चाहिए नेचर के लिए फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। रादर हम क्या कर लेते हैं, अपने ब्लेम्स इन नेचुरल चीज़ों पे डाल देते हैं, बट नेचर तो इतनी ब्लेस्ड है और वो हमें कितना ब्लेस्ड करती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आएगी। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे चेंज होता है जब वो स्नोफ्लेक्स गिरते हैं पोएट के ऊपर। चलिए, ये 3 पार्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स। पहला क्या था, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? तो हम पहले पार्ट को आंसर करें। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? It means the fine particles or flakes of snow. The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. अब what does the poet say has changed his mood? Just suddenly ये जो dust of snow हमारे poet पे गिरती है, the sudden shower in the form of dust of snow, that changed the poet's mood. Then how has the poet's mood changed? The poet's moods change from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. अब वो बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा ग्लैड, बहुत लाइट, बहुत हैप्पी, बहुत इलेटेड फील कर रहे हैं और बचा कुचा दिन एंजॉय करना चाहते हैं। कह रहे थैंक गॉड, अगर मैं यहाँ पर हेमलॉक ट्री के नीचे नहीं खड़ा होता और उस क्रो ने मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो या स्नो फ्लेक्स नहीं गिराए होते, तो शायद मैं इतना ही ऐसे ही उदास रहता और मेरा आज का दिन पूरा बर्बाद हो जाता। बट थैंक गॉड ऐसा हुआ, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं इंजॉय करना चाहता हूँ अपना बचा कुचा दिन। That's it with question number 1. It is well justified. Head करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। How does frost represent or present nature in this poem? The following question may help you think of an answer. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को, कुदरत को कैसे इस पोएम में बताया है, डिस्क्राइब करा है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या बताया, हेमलॉक ट्री
जो अगेन नेगेटिव एसोसिएशन है इसके साथ बहुत सारे, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। इसके जो फ्लावर्स होते हैं पर्पल कलर के वो बहुत ज़्यादा पॉइजन, जहर होता है उनमें, कोई भी खा लेगा तो मर जाएगा, तो नेगेटिव पेड़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रो, ब्लैक कलर का, बिल्कुल कितनी श्रिल वॉइस होती, क्या क्या करता रहता है, तो अगेन नेगेटिव माना जाता है। और स्पेसिफिकली हमें क्रो कब देखने को मिलते हैं? जब कड़वे दिन चल रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। जितने भी जो लोग हैं जब हमारे साथ नहीं रहते हैं, जो भी अब चले गए हैं, ये उनके मैसेंजर होते हैं और खाना लेने के लिए आते हैं। तो हर सेंस में नेगेटिव नेगेटिव है, और ऐसी सारी पेड़ भी नेगेटिव, वो बर्ड भी नेगेटिव, और ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो जब गिर जाती है तो इतना दो नेगेटिव चीज़ें करें तब तो नेगेटिव ही हो रहा था, बट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उन्होंने कैसे नेचर को इस पोएम में प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। पहला, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। अक्सर जो पोएम्स होती हैं उनमें कौन कौन सी बर्ड्स यूज़ करी जाती है? ब्यूटीफुल बर्ड्स, लव बर्ड्स हो गए, पीकॉक्स हो गए, पैरट्स हो गए, स्पैरोज हो गए, ये ब्यूटीफुल। क्रो कौन यूज़ करते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ करी। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स? नो। What images come to your mind when you think of a crow? Negative, negative, negative. Bad omen माना जाता है। Again, what is a hemlock tree? Poisonous tree. Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple tree ले सकते थे, oak tree ले सकते थे, हाँ एक pine tree भी ले सकते थे, yes. बट यही क्यों लिया? बिकॉज वो बताना चाहते हैं इट इज ऑल अबाउट, ये सब हमारे दिमाग में है, रियलिटी में नहीं है। हमें ये जो अंधविश्वास है कि हाँ ये चीज़ बुरी है, इससे ऐसा होगा, नहीं होता है। ये पेड़ बुरा है, कुदरत की चीज़ कैसे बुरी हो सकती है? दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी सपोर्टिव। नेचर हैज क्रैम्ड दीज थिंग्स, दे आर ब्लेस्ड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? आपको क्या लगता है जब इतनी दो नेगेटिव या इतनी दो बैड ओमेंस इकट्ठी मिल जाएंगी तो क्या होगा? क्रो हेमलॉक ट्री के साथ जॉय और सॉरो किसको रिप्रेजेंट करे? ऑफ कोर्स सॉरो को करेंगे, लेकिन यहाँ पे जॉय को करें, एक्सट्रीम जॉय को। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? और वो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो शेक ऑफ करता है हेमलॉक ट्री से, वो किस चीज़ के लिए, क्या सिंबलाइज कर रही है? चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities, जैसे कि peacock हो गया, parrot हो गया, cuckoo हो गया, myna, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. But here, Robert Frost has taken a totally different approach. He chose a crow which is not often used in poems. Then, crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. इतना negative माना जाता है crow को. Then, अगर हम बात करें second tree की, तो hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. I stand corrected with my words. I said purple flowers. It is white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, he did so to present his moods and feelings. Deliberately, poet ने ऐसी bad omens या negative चीज़ों का use किया अपनी feelings, अपनी emotions, अपने mood को बताने के लिए. The crow in the hemlock tree represents sorrow and depression, which is felt by the poet in this materialistic world. यहाँ पे जो क्रो और हेमलॉक ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो क्या बताता है? बहुत ही सॉरो, डिप्रेशन बताता है जो पोएट ने फील करी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में. द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. वो कहाँ से आई? खुद से नहीं गिरी, हेमलॉक ट्री से, उस क्रो की वजह से. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments the poet is entering. This poet.
The poet is entering into the time which is full of joy and optimism. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि पोएट क्या बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें लगती हैं बुरी हैं, जिनको हम बैड ओमेंस बोलते हैं, वो एक्चुअली नहीं होती. इसे हमने दिमाग कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज चीज़ें वैसी ही होती हैं, वैसी ही दिखती हैं. इसीलिए नेचर को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए. यार हम एग्ज़ाम देने गए, हमने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन हमने क्या बोला, अरे बिल्ली रास्ता काट गया, अब तो पास होने के चांसेस ख़त्म है. भाई पढ़ा ही नहीं तो क्या, क्यों बिल्ली को ब्लेम कर रहे हो? ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चों. नेचर इज़ रियली ब्लेस्ड, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है. वी मस्ट ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट. अब हेड करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. सो Have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या लाइफ में ऐसा कभी हुआ है जब आपको बहुत डिप्रेस फील हुआ, बहुत होपलेस, कोई उम्मीद नहीं, सब उम्मीदें टूट गई, उम्मीदों पे पानी फिर गया, ऐसा लगा कभी? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपको भी कभी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ जैसा कि अभी अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हुआ है, that changed your mood that day, कि अचानक से आप बहुत उदास फील कर रहे थे, बहुत बुरा फील कर रहे थे, and something happens with you और आपका मूड चेंज हो जाता है? क्या कभी आपने फील करा? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन शॉर्ट ज़रूर बताइए. अभी इस क्वेश्चन के आंसर को रीड कर लेते हैं. So, there have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. Life में बहुत सारे टाइम्स होते हैं, हर कोई उदास होता है भाई, हम रोबोट्स नहीं हैं. We do have feelings, we do have emotions. कभी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, कभी हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं. इट्स ऑल अबाउट ह्यूमंस. समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट. कभी हम इसलिए इतने ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इतना बुरा फील करते हैं बाकी आसपास के लोगों के बिहेवियर की वजह से, उनके ऐसे एटीट्यूड की वजह से, और कई बार हम अपने खुद के वजह से ऐसा उदास फील करते हैं. On one occasion when I was very upset, I went out for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. This little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and played with them. तो कुदरत का कितना छोटा सा एक्ट है, एक छोटी सी लड़की का इतना प्यारा जेस्चर टूवर्ड्स एक छोटे से पपी के लिए. पपी ऑफ कोर्स छोटा होता है, बट एक छोटे से पपी के लिए. सो ये देख के वी फील वेरी ग्लैड, हमें दिल से खुशी होती है ऐसी चीज़ें देख के जिससे हमारा मूड चेंज हो गया. ऑफ कोर्स बहुत प्रैक्टिकल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हो. यहाँ तक कॉमन ले लेना. देयर हैव बीन innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. Sometimes such moments are aroused by others people behavior and attitudes and sometimes due to our own conduct. फिर यहाँ से आप चाहें ऑन वन ओकेशन जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने खुद के वर्ड्स में. मेक श्योर ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे तीनों क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट एडोरेबल पोएम्स इन योर 10th स्टैंडर्ड, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. आई होप यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली. और समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए. मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट सेशन में. टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू स्टे कनेक्टेड विद अस.